हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का पहला लेक्चर। पहली बात ये बता दें, सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है, किसे कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। पहला नाम है सीक्वेंस, दूसरा नाम है सीरीज, और एक नाम आएगा इसके अंदर प्रोग्रेशन। क्या क्या होते हैं ये बात बता दें। सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। अगर नंबर्स का सिस्टम जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसा सिस्टम हो जिसमें कॉमे का यूज़ किया गया हो, या 1, 1, 2, 3, 5, 8 ऐसा सिस्टम, तो ये ऐसे इस टाइप के सारे सिस्टम सीक्वेंस कहलाते हैं जिनमें कॉमे का यूज़ किया जाता है। वो सारे नंबर का सिस्टम सीक्वेंस कहलाता है। अगर ऐसा लिखा हो T1, T2, T3 अप टू Tn, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस बोलेंगे ऐसे, अ सीक्वेंस, और ये सिंबल के अंदर इसको लिख सकते हैं Tn। यहाँ पर n नेचुरल नंबर होगा, T1, T2, T3, T4 ये सब कहलाएगा सीक्वेंस। Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। सीक्वेंस में हमेशा कॉमे का यूज़ किया जाता है। बस अगर इनके बीच में हम प्लस का यूज़ करें 1 + 3 + 5 + 7, तो ये कहलाती है सीरीज। इस टाइप की सीरीज कुछ भी लिख सकते हैं, 1/16, 1/8, 1/4 ये कहलाती है सीरीज। अब आता है प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन में होता है, इफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ टर्म्स आर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। अगर जैसे टर्म है, अगर ये सभी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसका नाम होता है प्रोग्रेशन। कैसे, जैसे 1/16 -1/8 + 1/4 -1/2, जरा ध्यान से देखिए, ये कहलाएगी इनकी सभी के न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सब कहलाएगा तुम्हारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसका नाम प्रोग्रेशन। क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे जैसे आगे अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो इनको कहते हैं प्रोग्रेशन। उनके न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले आता है पहला नाम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अगर नंबर्स अ सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म a + d, a + 2d, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन केवल यहां बेसिक से बनता है। देखिए जब आगे चलते हैं तो d इंक्रीज होता जाता है, बैक में d डिक्रीज हो रहा है, ये कहलाएगी एपी, क्योंकि दो टर्म का डिफरेंस सेम है और d का नाम होता है कॉमन डिफरेंस, और d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर d 0 हो जाता है तो इसका नाम बन जाता है कांस्टेंट एपी। अगर d पॉजिटिव है 0 से ज्यादा तो इंक्रीजिंग एपी, d 0 से कम है तो डिक्रीजिंग जीपी, अगर d 0 के इक्वल है तो कांस्टेंट एपी, सॉरी, अगर d 0 से ज्यादा तो इंक्रीजिंग एपी, d 0 से कम डिक्रीजिंग एपी, d 0 के इक्वल कांस्टेंट एपी, अगर d कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स एपी कहलाता है ये कंडीशन। अब आती है स्टार्टिंग से इसका nth टर्म क्या, Tn, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। देखिए पहली टर्म में d नहीं है, सेकंड टर्म का नाम में 8d आता है, थर्ड में 2d आता है, तो बोलेंगे a + n - 1 × d, और इसके जीवन का एंड होता है l पर, तो इक्वल टू l। nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग a + n - 1 × d, क्योंकि इसका एंड होता है l पर। देखिए a से स्टार्ट होकर कहां पर एंड होता है, l पर, तो लास्ट टर्म l के इक्वल। एंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट T-n, ये कहलाता है l - n - 1 × d। अगर स्टार्ट से nth टर्म देखते हैं तो a जरूर आएगा, अगर लास्ट से देखते हैं तो l जरूर आएगा। अब ये जब स्टार्ट होता है लास्ट से n टर्म, तो इसका एंड कहाँ पर होता है, ए पर, तो ये ए के इक्वल होता है।
स्टार्ट से n टर्म और ये है लास्ट से n टर्म। n ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है, अगर कहीं पर n नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो आ जाता है, माइनस लिख देना, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आता है स्टार्ट से n टर्म प्लस लास्ट से n टर्म, दोनों का सम आता है a प्लस l। एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर कहीं पर कोई अप्रोच समझ में नहीं आती तो इस बात को सोच लेना, स्टार्ट से n टर्म प्लस लास्ट से n टर्म, दोनों का सम होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म के इक्वल। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले सम के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला कहता है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने का पैटर्न होता है, जरा सभी के नीचे एक के अपॉन में 2 है, एक के अपॉन में 4 है, तो सबके अपॉन में पहले एक नंबर बना लीजिए, सबके अपॉन में पहले 4 बनाइए। कैसे? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 80/4, 77/4, 74/4 मल्टीप्लाई डिवाइड करके 71/4 ऐसे लिख लीजिए। पहले कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में किसी भी लेवल का आ जाए, अगर ये फ्रैक्शन में 3 से 4 क्वेश्चन जेईई मेन में अब तक आ चुके हैं। अब कंडीशन नीचे सभी में 4 बनाइए, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये आ जाता है। अब तुम्हें डायरेक्ट ये 80 दिखाई दे रही है, देखो 80, 77, 74, 71। अब कहता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट n टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब n टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -3/4 जीरो से लेस, और सोल्व करके आता है 83 - 3n लेस देन 0, n ग्रेटर देन 27 = 2/3। तो बताइए n की नेचुरल नंबर कितना होगा? 28। इससे एकदम ज़्यादा होगा, n की वैल्यू 28 होगी। अब कहता है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। टर्म का नंबर नहीं पूछा, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, वो क्या है पहली नेगेटिव टर्म, तो लिखेंगे T28। फर्स्ट नेगेटिव टर्म a प्लस n-1 इंटू डी -3/4, तो आंसर आता है -1/4। तो पहली नेगेटिव टर्म है -1/4, और कौन से नंबर की टर्म है? वो है 28वें नंबर की टर्म, और उसकी वैल्यू है -1/4। आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन है। an बी द nth टर्म ऑफ एन AP। दो लगातार टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। अगर बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है। यहां पर कुछ ऐसा कहता है, देखिए कहता है AP है, तो बताइए उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं करना, सिग्मा, सबसे आसान टेक्निक यूज करेंगे। A2R ये अल्फा है, R मूव कर रहा है 1 से 100 तक, और सिग्मा R1 to 100 यह A2R -1। दोनों में सिग्मा की वैल्यू 1 से 100 तक मूव कर रही है। इसका मतलब दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जरा एक बात ध्यान से देखिएगा, 2R -1 के बाद 2R आएगा। जब नीचे वाली टर्म में 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आती है इसमें 1। तो हम एक काम करते हैं, पहले वाली से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं। R1 to 100 A2R -A 2R -1, यह आ जाता है अल्फा माइनस बीटा। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना, सिग्मा से सिग्मा खत्म हो जाता है। दो लगातार टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, तो डी आ गया। देखो 2R -1 से जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, डी आता है सिग्मा R1 to 100, ये कॉमन डी अल्फा माइनस बीटा, और डी रिपीट होगा 100 टाइम्स क्योंकि यहाँ पर आर है ही नहीं। तो 100 डी अल्फा माइनस बीटा, देयरफॉर डी आ जाता है आंसर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। कितना आसान क्वेश्चन देख लीजिए। तो आंसर आता है इसका सी। ये था जेईई मेन 2011 का क्वेश्चन। अब लिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जेईई मेन 2012 का क्वेश्चन। इफ 100 टाइम्स द 100th टर्म
ऑफ एन एपी विद नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस, बोल दिया कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है, नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस 100 टाइम्स, लीजिए 100 टाइम्स क्या इसका n 100 100वीं टर्म क्या है T100 इक्वल टू 50 टाइम्स, लीजिए 50 टाइम्स और इसकी 50th टर्म। तो सोल्व करें पहले, जब 2 से 50 से डिवाइड कर देते हैं इसे तो आता है 2 इंटू T100 T50 AP का बताइए 100 टर्म कितना होगा, A प्लस n-1 इंटू डी और 50 टर्म A प्लस 49 इंटू डी। सोल्व करते हैं तो आता है A प्लस 198 माइनस 49 या था 149D इक्वल टू 0 और ये टर्म कहलाती है 150th टर्म। तो पूछा गया था जी AP की 150th टर्म क्या होगी, तो ये होगी जी 0 आंसर। AP की 150th टर्म क्या होगी 198 माइनस 49 A प्लस 149D इक्वल टू 0, तो 150th टर्म आ जाती है 0। अब अगली कंडीशन को हम शुरू करते हैं इस वाली फॉर्म को क्लियर करने के लिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, AP के n टर्म का सम क्या होता है, देखिए ध्यान से। AP के n टर्म का सम होता है Sn n/2 A प्लस L, पहला फॉर्मूला n/2 n नंबर ऑफ टर्म, A फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। अगर मैं यहाँ पर पहले रिजल्ट में मैंने बताया था L की वैल्यू अगर पुट करें तो 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये भी AP के n टर्म के सम का फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। दूसरी बात, यहाँ पर तुमने L की वैल्यू अगर A की वैल्यू पुट करें तो यही फॉर्मूला बन जाता है n/2 12 माइनस n-1 इंटू डी। तो सम चाहे ऐसे निकालिए, फॉर्म के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। सम ऑफ n टर्म किस तरीके से निकालते हैं ये फॉर्म क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था L इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू डी, ये भी बताया था। एक बार मैंने L की वैल्यू पुट की, एक बार मैंने A की वैल्यू पुट की। अब इस कंडीशन को देख करके एक बात का पता चलता है, सम ऑफ n टर्म, तो बताइए n में क्वाड्रेटिक है या नहीं मगर क्वाड्रेटिक के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं एडफेक्टेड इक्वेशन जैसी होती थी, उसमें कांस्टेंट टर्म हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n में क्वाड्रेटिक है, तो सम ऑफ n टर्म लेट Sn, मैं अपने मन की इच्छा से ऐसा भी लिख सकता हूं इसे, सम ऑफ n टर्म के फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये n इसके अंदर कॉमन है, तो यह सम ऑफ n टर्म का रिजल्ट बन जाता है। सम ऑफ n टर्म Pn² प्लस Qn। अगर तुम्हें याद करना है डायरेक्ट कोई भी टेस्ट के अंदर फर्स्ट सेकंड टर्म अपना आप निकले खुद ब खुद, तो जैसे करते हैं Tn का जो रिजल्ट होता है वो होता है जी Sn माइनस 1 और D का होता है Tn माइनस 1। अब मुझे Sn मेरे पास है तो Tn चाहिए, तो याद कर लीजिए एक बात, n² को रिप्लेस करना 2n माइनस 1 से प्लस n का कोफिशिएंट, ये डायरेक्ट Sn से कंपटीशन में Tn डायरेक्ट लिख देना। n² को रिप्लेस करना 2n, वरना तुम्हें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से करेगा। n² को रिप्लेस करना 2n माइनस 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ n, ये आता है nth टर्म डायरेक्ट। और d क्या होता है, d होता है इसके अंदर जब दोनों को माइनस करेंगे 2p, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ n इन Tn, ये कहलाता है d, कॉमन डिफरेंस दोनों कंडीशन के अंदर, कोई भी कंडीशन आ जाए किसी भी तरीके से। अब एक कंडीशन लिखा होता है इफ, अगर सम ऑफ n टर्म इस फॉर्म का है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है पेपर में, तो क्या ये AP है। इफ सम ऑफ n टर्म an² प्लस bn प्लस c की फॉर्म क्या है, तो क्या ये AP होगी, ये AP तो होगी, मगर ये AP सेकंड टर्म से स्टार्ट होगी। AP स्टार्ट फ्रॉम सेकंड टर्म, AP लिख देता हूं, AP स्टार्ट
फ्रॉम सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म से एपी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट है, और पहली सीरीज के अंदर क्योंकि n/2 बार तो n तो कॉमन होना चाहिए, इसके अंदर n कॉमन आएगा ही नहीं, यहां पर एक कांस्टेंट c आ जाता है। एपी स्टार्ट फ्रॉम सेकंड टर्म, कोई भी कंडीशन आ जाए तो एपी स्टार्ट होगी सेकंड टर्म से। दूसरी कंडीशन, कई बार क्वेश्चन आते हैं एक एपी के m टर्म का सम और n टर्म के सम का रेशो m²/n² है। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, तो बताइए उसके m और nth टर्म का रेशो क्या होगा। कुछ नहीं करना, पहली बात तो m² को रिप्लेस कर दीजिए 2m-1 से, और n² को 2n-1 से, आंसर आ जाता है डायरेक्ट, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। क्वाड्रेटिक है तो मैंने बताया था n² को किससे रिप्लेस करते हैं, 2n-1 से, तो बस m² को लिखिए 2m-1, n² को लिखिए 2n-1, कैसा भी क्वेश्चन हो। दूसरी बात, अगर कहे एक ही एपी के दो अलग अलग एपी हैं, उनके n टर्म का रेशो, मान लीजिए an+b/cn+d है, ऐसे क्वेश्चन 11th की बुक में भी थे जिसमें एक पेज लगता था, बहुत टाइम लगता था ऐसे क्वेश्चन करने में। सम ऑफ n टर्म का रेशो, दो अलग अलग एपी हैं, उनके nth टर्म के सम का रेशो है मालूम है लीनियर में। पहले तो बात कर दें एपी की कंडीशन के लिए इसको क्वाड्रेटिक होना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक होने के लिए ऊपर और नीचे n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, जब रेशो किया होगा तो n से n कैंसिल हो गया, इसका मतलब। तो यहाँ पर ऐसे रिजल्ट में आएगा। तुम डायरेक्ट अगर याद करना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो पेपर में, तो मैंने फिक्स कंडीशन बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ मत करिए, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, बस n को 2n-1 रख देना। तो मुश्किल क्वेश्चन जेईई मेन में तुम्हारा एक ही स्टेप में गायब हो जाएगा, बिल्कुल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, किस तरीके से होगा देखिएगा। अगर सम ऑफ n टर्म, यहाँ पर m टर्म n टर्म के रेशो में दोनों में क्वाड्रेटिक थी, तो क्वाड्रेटिक की थ्योरी हम जानते हैं, मगर यहाँ पे n टर्म के सम का रेशो दोनों के अंदर n है, an+b, या तो पहले मैं n का मल्टीप्लाई करूं और फिर ये वाली थ्योरी अप्लाई कर दूं, कोफिशिएंट ऑफ n और n² को 2n-1 से रिप्लेस करूं, तो इसके स्थान पर एक बात फिक्स हो जाती है, जब n कैंसिल ही है तो n को 2n-1 रख दीजिए, ये आ गया nth टर्म का रेशो आ गया। अगर तुम्हें n टर्म का सम का रेशो मालूम है, अब करते हैं इसके ऊपर कंडीशन सोल्व करते हैं जी रिलेट। ये देखिए पहला क्वेश्चन आता है जी, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। लेट A1 A2 A3 आर इन एपी, एस तुम्हें मालूम, टी तुम्हें मालूम, ध्यान से देखिएगा, मगर टर्म का फर्क है, इसमें 1 से 30 तक है, इसमें 1 से 15 तक है। क्यों, ये सारी और टर्म है, 1 3 5 7, और ये सब इसके अंदर सब कुछ है, 1 2 3 इसके अंदर सब कुछ है, जरा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर लिखा है S-2t, इसका भी कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा, अभी देखते हैं। पहले हम करना होगा S क्या है, जरा ध्यान से देखें। S के अंदर सब कुछ है, 1 2 3 4 5 सब कुछ है S के अंदर। S के अंदर लिखा है हमें सिग्मा i1 to 30 AI, और T के अंदर क्या है जी, सिग्मा i1 to 15 टर्म में आधी टर्म गायब है इसके अंदर, 2n-1। जरा ध्यान से देखिए, सभी ऑड नंबर आएगा नीचे, 1 3 5 7 9, टर्म तो इवन होगी मगर नीचे लोअर सफिक्स में ऑड आता, 1 3 5। अगर इसमें से 1 3 5 कम हो जाता है तो हमारे पास बचेगा इवन, S-t, ये बचता है जी सिग्मा i की वैल्यू 1 से 15 तक, और जी बचता है A2i। जरा ध्यान से देख लीजिए, जब इससे और टर्म माइनस हो जाती है तो मेरे पास इवन बचेंगे, A2 A4 A6। अब मेरे पास ये इवन, ये ऑड, लोअर सफिक्स में एक के इवन एक के ऑड, यानी कि दोनों लगातार नंबर है, और दोनों लगातार नंबर का डिफरेंस d होता है, याद हो, थोड़ी देर पहले बताया था भी। अब मैं करने जा रहा हूँ S-t, अब दोनों को माइनस करता हूँ, सिग्मा i1 to 15 A2i माइनस A2i माइनस 1, और इसका नाम होता है d, दो लगातार टर्म का डिफरेंस। बाद वाली टर्म से पहले वाली को माइनस करें, d आता है तो i आता है 1 to 15, ये d तो आ जाता है 15d।
ध्यान से देखिए, s माइनस 2t आ जाता है मेरे पास 15d। पेपर में फटाफट स्पीड से हाथ चलेगा अगर तुम्हें पॉइंट याद है। और s माइनस 2t मुझे मालूम है 75, तो लीजिए d प्राप्त हो जाता है। d आता है 5, d आता है 5, d आ गया तुम्हारे पास। और मुझे एक चीज मालूम है, A527, जब A527 है तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 27। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, A आ जाता है 7। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी 10th टर्म, हैंस A10 A प्लस 9D, A है 7 प्लस 45, आंसर आ गया 52। तो आंसर आ जाता है इसका सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्ट माइनस करके आंसर, इसको लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। पेपर में 1 2 3 4 5 वैल्यू नहीं, सिग्मा से सिग्मा को माइनस करेगा। अगर दोनों सिग्मा की लिमिट एक जैसी है 1 से 15, ये भी 1 से 15, तो दोनों को माइनस कर दीजिए बस। ये डायरेक्ट कंडीशन खुद ब खुद सोल्व हो जाती है, कोई भी कंडीशन आ जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन है। कहता है A1 A2 टर्म्स ऑफ एन AP P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादातर जब इसको सोल्व करते हैं सब इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का सम, मैं कुछ नहीं करने वाला इसके अंदर। ये P टर्म का सम है तो मैं लिख देता हूं इससे SP। एक की AP चल रही है 1 2 3, अलग अलग AP नहीं है। और ये है जी SQ। अभी मैंने बेसिक आइडिया दिया था तो क्वेश्चन मेरा देखते ही देखते गायब हो सकता है। जरा बताइए क्या चाहिए उसे, उसे चाहिए टर्म। तो बताइए Pth टर्म और Qth टर्म। अभी पीछे एक्सप्लेन करा था, कुछ नहीं करना पेपर में। 2p माइनस 1 और ये आता है 2q माइनस 1। क्या चाहिए, कौन से टर्म का रेशो चाहिए तुम्हें, A6 और A21 का रेशो चाहिए। कुछ नहीं करना, ऊपर p को रख दीजिए 6 और नीचे q को रख दीजिए 21। सोल्व होकर आता है 11 और नीचे आता है 41। तो आंसर आता है 11/41। कंडीशन को देखते ही आंसर निकालना सीख लीजिए, वरना टाइम वेस्ट होता है। बेसिक क्वेश्चन भी वहां पर टाइम ले जाता है पेपर में बहुत ज़्यादा। अब कंडीशन को बताते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशो। गिवन है हमें 2 AP के एन टर्म का सम का रेशो कितना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3n माइनस 13 अपॉन 5n प्लस 21, ये गिवन है हमें। और कहता है उसके 24th टर्म का रेशो बताओ। रेशो तो बता देंगे, पहले हमने डायरेक्ट जो रिजल्ट याद कराया था उसकी बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। Tn अपॉन T-n, क्या n को कोई दिमाग का यूज नहीं, 2n माइनस 1 रखना है। मुश्किल क्वेश्चन देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। 5 2n माइनस 1 प्लस 21, जितना फास्ट करोगे उतनी अच्छी रैंक आती है। 6n माइनस 16 और नीचे आता है जी 10n प्लस 16। ऊपर आता है 6n माइनस 16, चेक कर लीजिए। और नीचे आता है जी 10n प्लस 16। और मुझे क्या चाहिए, देयरफॉर हमें चाहिए 24th टर्म का रेशो। T24 T-6 इंटू 24 माइनस 16 और नीचे 10 इंटू 24 प्लस 16। ऊपर और नीचे 16 से डिवाइड कर दीजिए। नीचे भी 16 से डिवाइड, तो आता है जी 8/16। आंसर आ जाता है जी 1/2। और T24 इस टू T-24 दोनों का रेशो आता है 1:2। देखिए ये मुश्किल क्वेश्चन जिसमें बहुत टाइम लगता था, कितनी जल्दी सोल्व हो जाते हैं, देखते देखते आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कंडीशन को, एक को बेसिक कंडीशन कैसी है। अब यहाँ पर बताएंगे सिग्मा की वैल्यूज़ का कुछ लिंक, सिग्मा की वैल्यूज़ कैसी हैं उनसे संबंधित कुछ बातें, कि सिग्मा n क्या होगा, सिग्मा n स्क्वायर, उसकी कुछ बातें, कैसी कैसी बातें हैं जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए सिग्मा n होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो रिजल्ट हमेशा याद होना चाहिए, ये होता है n प्लस 1/2।
सिग्मा एन स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n+1। ये रिजल्ट हमेशा याद होने चाहिए, 11th क्लास में इनका डेरिवेशन भी करते थे। एक होता सिग्मा एन क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये होता n+1/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं मैं सिग्मा n का होल स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकता हूं इसे मैं। इससे आगे नहीं होता जो कोर्स में सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब निकाल देते हैं बुक्स के अंदर, सिग्मा n की 4 भी। मेनली जो कंडीशन याद, केवल ये कंडीशन याद करनी है। अगर इसके साथ सिग्मा a आ जाए, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब है बस n को 1 2 3 4 रखते जाइए, ये रिपीट होगा n टाइम्स, तो होता है na। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। सिग्मा a की वैल्यू a प्लस a चलता जाता है, कहां तक जाता है, n तक मूव करता है। कोई भी सिग्मा अगर यहां पर लिखा होता है सिग्मा fr और r मूव कर रहा है तुम्हारा 1 to 100, तो लिखते पहले r को 1 रखेंगे, r को 2 रखेंगे, r को 3 और लास्ट में रखेंगे r को 100। इस तरीके से रखते जाते हैं ये वाला सिग्मा। और ये डायरेक्ट सिग्मा लिखा है, तो इसमें कोई दिमाग का यूज़ नहीं। डायरेक्ट सिग्मा का मतलब है कि मान लीजिए लिखा है यहाँ पर 2r+1 लिखा है, तो कुछ नहीं करना, r की कंडीशन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। r क्या है नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो केवल n मूव करता है। इस वाले सिग्मा का मतलब होता है जिसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब n की वैल्यू 1 से n तक मूव करेगी। n को 1 रखूंगा तो कांस्टेंट हुआ 2r+1, 2 पर भी 2r+1, 3 पर भी 2r+1, तो रिपीट होगा कितने टाइम्स, n टाइम्स, n इंटू 2r+1। ये इसका फाइनल जवाब हो जाता है जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। सिग्मा के रिजल्ट ध्यान रखिए, अगर सिग्मा के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब r के n की वैल्यू 1 से n तक मूव होगी, बस लगातार वैल्यू को रखते जाइएगा। तो अगली क्लास के अंदर इससे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, सिग्मा के क्वेश्चन। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगा इससे आगे थ्योरी।